हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट पढ़ा था कि एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो उसमें हमने बेसिकली पढ़ा था तीन चीज़ें बनाती हैं एक प्रोडक्ट की कॉस्ट। एक होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर और तीसरा होता है एक्सपेंस। फिर हमने इनको फर्दर पढ़ा था कि मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, लेबर डायरेक्ट लेबर हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर हो सकता है, और एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नोन एज ओवरहेड्स। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था ये जो ओवरहेड्स थी, जहां तक बात है, ये आपकी फैक्ट्री में भी लग सकते हैं, आपके ऑफिस में भी लग सकते हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये लग सकते हैं, जो इनडायरेक्ट ये खर्चे होते हैं। तो फिर हमने बोले फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स में वो आ जाते हैं, और फिर जाके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में के ओवरहेड्स आ जाते हैं। ये एक तरीका हमने पढ़ा था कि कॉस्ट को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ये जो कॉस्ट है इनकी हमने कुछ बाइफरकेशन की, ऐसे करेंगे तो बोलेंगे कॉस्ट इस तरह के होते हैं, इस तरीके से देखा जाए तो कॉस्ट इस तरह के होते हैं। होती तो बेसिक वही 6 कॉस्ट है, बट इनको हम दूसरे तरीकों से भी बोल सकते हैं। और ये क्लास जो है आज की, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि वो किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा यहाँ पे, जो लास्ट टाइम इन्होंने पूछा था एग्जाम में, और पूछा था किसके कंटेंट, इकोनॉमिक्स में पूछा था, बट वो पार्ट इधर कवर हो जाता है। हो सकता है इकोनॉमिक्स में भी कहीं पे काम आता होगा, बट वो भी है। तो यहां पे मुझे फील आ रहा है कि इस लेक्चर में से भी हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये लेक्चर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। बट यहां पे मैं ये चीज बता देता हूं आपको कि कॉस्ट वही 6 है जो मैंने आपको बता दी, नॉर्मली जो इनकर होती है, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वही 6 है। तो बट ये जस्ट क्लासिफिकेशन हमने इसी तरह से, मतलब लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन, एनिमल्स और प्लांट्स, फिर प्लांट्स की क्लासिफिकेशन इसी तरह से, एनिमल्स की क्लासिफिकेशन इसी तरह से होती है, एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स, जो भी वो सारी चीजें हैं। तो वही चीज है, आपको नहीं समझता ये सारी इतनी कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट वही है। आप फिर इनको दिखने के नजरिए से हम बोलते हैं, इस तरह से देखा तो ये होगा, उस तरह से देखा जाए तो ये चीज होगी, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं, अगर हम नेचर और एलिमेंट के हिसाब से बात करेंगे, बोल रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में, अगर हम बाय नेचर और बाय एलिमेंट देखेंगे कि एलिमेंट के हिसाब से, प्रेजेंस के हिसाब से, वो 3 चीजें हो सकती है एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में। जो कॉस्ट लग रही है, या तो वो एलिमेंट हिसाब से देखा जाए, वो कॉस्ट या तो मटेरियल हो सकती है, या तो लेबर हो सकती है, या एक्सपेंस होती है। और इन सबको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ठीक है। फिर फंक्शन के हिसाब से अगर देखा जाएगा, तो फंक्शन के हिसाब से जो आपकी कॉस्ट लगती है, तो कुछ कॉस्ट है जो आपकी फैक्ट्री में लग सकती है, कुछ कॉस्ट है जो आपके ऑफिस में लगते हैं। अब कंपनी लेवल पे बात की जाए ना, तो कंपनी में जो खर्चे होते हैं, वो कुछ खर्चे हैं जो आप बोलते हो कि प्रोडक्ट में लगते हैं, फैक्ट्री में लगते हैं, कुछ है जो आपके ऑफिस में लगते हैं, और कुछ है जो आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लगते हैं। ऐसे ही हो सकता है जो हमने लास्ट टाइम आपको थोड़ा सा कॉस्ट शीट दिखा दिया था, प्राइम कॉस्ट, फिर उसमें आप फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हो तो वो फैक्ट्री कॉस्ट बनती है, फिर उसमें ऑफिस के एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऐड करते हो तो फिर आपकी क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, फिर उसमें आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आपको कॉस्ट एंड सेल्स कॉस्ट चलता है। तो यहां पे भी वही बोलता है, अगर फंक्शन के हिसाब से देखो तो आप बोलोगे आपकी जो कॉस्ट होते हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट कॉस्ट, जहां कब तक आएगा, वो आपका आएगा यहां पे कब तक, कहां तक आएगा आपको, फैक्ट्री ओवरहेड तक। उसके बाद फिर जो है कमर्शियल कॉस्ट आपकी, ठीक है। तो मतलब उनका डायरेक्ट लिंक प्रोडक्ट के साथ नहीं आप डाल सकते, ना डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, बल्कि वो जनरल में खर्चे होते हैं। जैसे कमर्शियल में आपके सेल्स कंटेक्स्ट में आ जाए, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के आगे, तो वो इसमें आ जाए। मैं अगेन बोल रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ बड़ा आपको अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग का नॉलेज तो नहीं मिल रहा है यहाँ से, कुछ ऐसी चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग में फर्क नहीं पड़ेगा, बट कोई ये चीजें हैं जहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा ये सारी चीजों को, ठीक है। जैसे मैं अभी दिखाऊंगा फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, आपको बहुत काम आएगा एनालिसिस में, कॉस्ट एनालिसिस जब आप करोगे, तो उसके लिए ये बाइफरकेशन है। अदरवाइज है वही 3 कॉस्ट, ठीक है। मतलब या तो मिक्स मटेरियल का होगा, या तो लेबर में होगा, या तो एक्सपेंस होगा। तो यहां तक आप बोलेंगे फंक्शन के हिसाब से देखेंगे तो या तो आपको फैक्ट्री में कॉस्ट हो जाएंगे, या तो आपको ऑफिस में कॉस्ट हो जाएंगे, या तो आपको सेल्स डिपार्टमेंट में कॉस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये बाइफरकेशन आएगा बाय फंक्शन, ठीक है। अब तीसरा है बाय डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी, बाई डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी इन द प्रोडक्ट। अगर मैं ये शर्ट की बात करता हूं कि इस शर्ट से आप पता कर पाओगे कि आपको वो, मतलब आप उसमें लोकेट कर पाओ डायरेक्टली या नहीं कर पाओ, तो उसमें आपके जो खर्चे आ जाएंगे वो या तो डायरेक्ट हो सकते हैं, या तो इनडायरेक्ट हो सकते हैं। जो डायरेक्टली इसमें लगे हैं वो क्या बन जाएगा, आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो इनडायरेक्टली लगे हैं कॉस्ट, वो इनडायरेक्ट। तो क्या आप बोल सकते हो, हाँ सर हमने जो पढ़ा था डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉस्ट जो होती है या तो डायरेक्ट हो सकती है या इनडायरेक्ट हो सकती है। तो वही 3 मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस जो हमने ऑलरेडी कर पढ़ा था, कि अगर डायरेक्ट होंगे
तो वो डायरेक्ट में पार्ट बन जाएंगे, और इनडायरेक्ट होंगे तो इनडायरेक्ट होंगे। ठीक है, ये भी आसान है। अब है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाय चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम। बाय चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम कुछ खर्चे होंगे कि अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो वो जो खर्चे हमें इनकर होने पड़ेंगे वो 3 तरह के हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है इसमें, बाकी कुछ खास है नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैं लास्ट में आपको करूंगा मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, बाय चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम से अगर देखा जाए, उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखा जाए, तो जो कॉस्ट होती है या तो वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, या तो वेरिएबल होती है, या सेमी वेरिएबल होते हैं। क्या आपको खुद समझ आ गया इन तीनों का मतलब? बोलता है जहां तक एक्टिविटी वॉल्यूम चेंज करने की बात है, तो कुछ कॉस्ट है जो फिक्स्ड रहेंगी, मतलब आप प्रोडक्शन ज्यादा करो या कम करो, ये कॉस्ट तो होनी ही होनी है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब इसका कोई भी लेना देना नहीं पड़ेगा कि आप कितने प्रोडक्ट्स बना रहे हो, ये कॉस्ट तो आपको इनकर ही करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल मैं देता हूं, आपने फैक्ट्री जो है वो रेंट पे ले ली मेरे दोस्तों, आपने एक फैक्ट्री रेंट पे ले ली और उसका रेंट आपका 2 लाख रुपया है। अब लॉकडाउन हुआ, आप कुछ ना बना पाओ, आप 10,000 यूनिट्स बना लो, आप 50,000 यूनिट्स बना लो, आप 1 लाख यूनिट्स बनाओ, क्या यूनिट की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने या घटाने से इन कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ रहा है? द आंसर इज नो। इनको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ये कॉस्ट तो होनी ही होनी है, दीज आर फिक्स्ड, यू हैव टू पे देम whether you increase the production or not, you have to pay these costs, they are known as fixed cost. Making sense? हाँ सर, हमें समझ आ गया फिक्स्ड कॉस्ट कि वॉल्यूम बढ़ाने या एक्टिविटी करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कॉस्ट तो होंगे ही होंगे। इनको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरी तरह की कॉस्ट हो सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट, विच विल वेरी विद ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, विच विल वेरी विद ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री रेंट पे ले ली, फैक्ट्री का किराया देना ही देना पड़ेगा, बट जो कपड़ा, अगर आप जैकेट्स बनाओगे तभी तो कपड़ा लगेगा, जैकेट्स नहीं बनाओगे तो कपड़ा तो नहीं लगेगा। तो क्लॉथ का रॉ मटेरियल का खर्चा, मजदूर जो आपने रखा है वहां पे, अगर वो वेजेस वाले मजदूर है, तो मजदूर जब काम होगा तो तभी उस प्रोडक्ट पे लगेगा, अदरवाइज तो नहीं लगेगा। तो मजदूर का पैसा देना, दैट इज वेरिएबल। बट अगर आपके फिक्स्ड एम्प्लॉइज है, फिक्स्ड सैलरी वाले बंदे हैं, तो काम हो या ना हो उनको तो आपको सैलरी देनी पड़ेगी, तो वो होते हैं फिक्स्ड, जो होना ही होना है इररेस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन। बट जो प्रोडक्शन डायरेक्टली लिंक्ड है, जैसे आपने बोला कि कपड़ा रॉ मटेरियल, तभी अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा, रॉ मटेरियल कंजप्शन हो जाएगी, नहीं बनाओगे प्रोडक्ट तो रॉ मटेरियल नहीं यूज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। आई होप आपको वेरिएबल भी समझ आया। क्या होता है वेरिएबल? विच इज वेरिंग विद द आउटपुट। तो अगर आप यूनिट्स बनाओगे तो वो कॉस्ट इनकर हो जाएगी। अगर आप फर्नीचर बना रहे हो तो आपके लिए वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वो वुड जो है, वो वुड आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। जब फर्नीचर बनाओगे तभी तो वुड यूज करोगे। आप क्लोथ्स बना रहे हो तो जब आप कपड़ा क्लोथ बनाओगे तभी तो कपड़ा यूज हो जाएगा, अदरवाइज कपड़ा यूज नहीं हो जाएगा। तो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें आपकी रॉ मटेरियल आती है, आपके जो इनडायरेक्ट मटेरियल्स हैं वो आ सकते हैं, आपके कंज्यूमेबल्स आ सकते हैं किसी हद तक, और आपका ये क्या बोलते हैं इसको, लेबर आ सकता है। अगर आपने प्रोडक्शन लिंक लेबर रखा है कि आप काम करोगे तभी पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, तो वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है, फिक्स्ड और वेरिएबल नाम से ही पता चलता है। फिक्स विच इज समथिंग विच इज फिक्स्ड, जो देना ही देना। वेरिएबल विच इज वेरिंग विद द रेंज ऑफ एक्टिविटी और विच इज वेरिंग विद द वॉल्यूम। उसके बाद सेमी वेरिएबल कॉस्ट, दे आर नॉट फुल्ली वेरिएबल। मतलब वेरिएबल में क्या होता है ना दोस्तों, प्रपोर्शन में होता है। 1 शर्ट लगाओ तो 1 मीटर लगेगा, 10 शर्ट लगाओगे तो 10 मीटर लगेगा, तो ये पूरा वैरी हो रहा है विद ईच लेवल ऑफ आउटपुट। बट सेमी वेरिएबल में ऐसा नहीं होता है। सेमी वेरिएबल में कुछ एलिमेंट्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ एलिमेंट्स वेरिएबल होते हैं। कुछ एलिमेंट्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ एलिमेंट्स वेरिएबल होते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। अगर आपका बिजली का कनेक्शन है, वो इस तरह से है, बिजली का कनेक्शन जो आपने लिया है फैक्ट्री के लिए, सपोज आपने 2 kV का लिया है, और आपका बिजली डिपार्टमेंट का सेक्शन इस तरह से है, आपको मिनिमम 1000 तो देना ही देना है, 1000 तो देना ही देना है, क्योंकि आपके पास 2 kV का सेक्शन हुआ है, तो 1000 तो देना ही देना है। और उसके बाद जितने भी आपके यूनिट्स लगेंगे, पर
पर यूनिट आपको 7 रुपए पे करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है मेरे दोस्तों, बताओ वो क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो क्या है? क्या ये फिक्स्ड है? नहीं सर, इसमें फिक्स्ड 1000 ही है। आप प्रोडक्शन करोगे या नहीं करोगे 1000 तो देना ही देना पड़ेगा। बट उसके बाद जितना यूज हो जाएगा, अगर मतलब इस मशीन की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी तभी जब आप इसको यूज करोगे तो वो तो वेरिएबल हो गई। तो ये 2 रुपया इसमें तो वेरिएबल आ गया, जब यूटिलाइज 7 रुपया वेरिएबल आ गया। तो ये क्या है? दिस इज सेमी वेरिएबल। कुछ अमाउंट फिक्स्ड है, कुछ अमाउंट वेरिएबल है, इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल। बाद में जब दिखाऊंगा मैं आपको कॉस्टिंग टेक्निक्स जब आएंगे उसमें बोलते हैं कि सेमी वेरिएबल को हम कैसे एब्जॉर्ब करते हैं प्रोडक्ट्स में, एलोकेट कैसे करते हैं प्रोडक्ट्स में, वो फॉर्मूलाज आगे आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको बाय चेंज इन वॉल्यूम और एक्टिविटी के हिसाब से कॉस्ट 3 तरह की हो सकती है। कुछ फिक्स्ड होती है, कुछ कॉस्ट वेरिएबल होती है और कुछ सेमी वेरिएबल होती है। टेलीफोन का बिल, अगर आपका टेलीफोन का कनेक्शन ऐसा है कि आपको 500 तो रेंटल मिनिमम रेंटल पे ही करना पड़ेगा, उसके बाद पर कॉल का आपका 1-1 रुपया लगेगा सपोज, तो वो क्या बनेगा आपका? सेमी वेरिएबल, ठीक है। जैसे आते हैं अभी भी कुछ कंपनीज के प्लान ऐसे आते हैं कि आपका 200 का मिनिमम रेंटल है ही है, वो तो चलो जियो ने फिर सबका वो कर दिया। अदरवाइज ऐसे कनेक्शन आते हैं कि 200 तो आपको पोस्ट पेड है, 200 का आपको बिल है, उसके बाद जितना आपने यूटिलाइज कर दिया उसके बाद पर कॉल का आपको 50 पैसा 60 पैसा आ जाएगा। तो वो क्या एक्सपेंस है? वो है सेमी वेरिएबल। और अगर आपका पूरा 500 है फिर अनलिमिटेड है तो वो क्या बन जाएगा? फिक्स्ड। और अगर वेरिएबल है कि पर कॉल का आपको 1-1 रुपया देना पड़ेगा, फिक्स्ड कुछ नहीं है, तो वो क्या बन गया? वेरिएबल, ठीक है। तो आई होप आपको फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल भी समझ आ गया। यस सर। अब बाय रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड, तो अगर अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो इसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो आपके जो कॉस्ट हो जाएंगे वो या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ये आपने अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे से समझा होगा, नहीं तो मेरे चैनल में प्ले लिस्ट में अलग से पढ़ा है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो वो खर्चा जिसका फायदा आपको 1 साल से ज्यादा मिलेगा वो कैपिटल कॉस्ट, जिसका सिर्फ इसी रेवेन्यू पीरियड में खर्चा फायदा मिलेगा, इसी अकाउंटिंग पीरियड में फायदा मिलेगा, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और है बाय कंट्रोलेबिलिटी। बाय कंट्रोलेबिलिटी ये थोड़ा सा टिपिकल है, हालांकि एग्जाम के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है, बट थोड़ा सा टिपिकल है समझने के लिए। मैं आपको कोशिश करता हूं कि आपको समझ आ जाएगा। वो रहे कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से कुछ खर्चे होते हैं विच यू कैन कंट्रोल एंड सम अदर एक्सपेंस आर विच यू कैन नॉट कंट्रोल। जो आप कंट्रोल कर सकते हो उनको कंट्रोलेबल बोल सकते हैं, और जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो वो अनकंट्रोलेबल होते हैं। ये बेसिक चीज हो गई। अब आप बोलोगे कंट्रोल कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये एक डिबेटेबल इशू है, ठीक है। ये आप जिस लेवल पे देखोगे वहां पे कुछ खर्चे कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ खर्चे हैं जो अनकंट्रोलेबल होते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको जो आपके लिए रिलेवेंट है, ठीक है। हमने एक मैनेजर रखा, सुपरवाइजर रखा, मैंने बोला फैक्ट्री में भाई इतना रॉ मटेरियल आएगा, ये रॉ मटेरियल हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इतना लगेगा, ये आपके लेबर है। आप उन कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप अच्छे तरीके से मटेरियल लगाओगे, अच्छे तरीके से लेबर का यूटिलाइजेशन करोगे तो वो कॉस्ट आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैनेजर के लिए वो कॉस्ट कंट्रोल करना कि मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, ये कंट्रोलेबल है, तो इस चीज को वो कंट्रोल कर सकता है। बट मैं उसको बोलूंगा बीइंग हेड ऑफिस, मैं उसको बोलूंगा तुम्हारी फैक्ट्री के लिए मैं ओवरऑल जो मतलब ये चीज है क्या बोलते हैं, ओवरऑल जो कंपनी के लेवल के खर्चे हो गए वो मैं आप लोगों को एलोकेट करूंगा। जो हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे आ जाएंगे तो वो मैं एलोकेट करूंगा कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में हम आपके लिए इतनी सर्विस देते हैं, तो वो तो ऑफिस वाले कर रहे हैं ना, वहां पे वो कितने खर्चे कर रहे हैं वो ये वाला मैनेजर तो कंट्रोल कर ही नहीं सकता। तो इस मैनेजर के लिए वो वाले कॉस्ट क्या है, अनकंट्रोलेबल। वो उसको थोपे जाते हैं, उसको थोपे जाते हैं कि ये तुम्हारे पर डे कि हम तुम्हारे लिए इतना काम कर रहे हैं, फैक्ट्री के लिए इतना काम हेड ऑफिस में बैठ के कर रहे हैं। बट ये मैनेजर तो कुछ कर नहीं सकता है, इसके कंट्रोल में वो एम्प्लॉइज है जो इसके अंदर है फैक्ट्री में, तो उसके लिए वो वाली कॉस्ट कंट्रोलेबल है। बट जो ये कंट्रोल नहीं कर सकता, इस पर थोपा जाता है, इसकी फैक्ट्री में वो ओवरहेड के हिसाब से डाले जाते हैं, तो वो क्या बन जाएंगे, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट में भी अगर आप देखोगे फिर 2 कॉस्ट होते हैं। कंट्रोलेबल, जो कॉस्ट आप अपनी कंपनी में कंट्रोल कर सकते हो वो कंट्रोलेबल है, बट जो कॉस्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी चेंज हो गई या कुछ वॉर हो गया तो कॉस्ट बढ़ गए, तो आपके कंट्रोल में तो है ही नहीं, तो वो होते हैं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। आई होप आपको कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल समझ आ गया। उसके बाद आता है नॉर्मेलिटी के हिसाब से कॉस्ट 2 तरह की हो सकती है, एक नॉर्मल कॉस्ट होती है और एबनॉर्मल कॉस्ट होती है। नॉर्मल कॉस्ट बोलते हैं हम नॉर्मल सिनेरियो में कितना खर्चा लगना चाहिए, कितनी चीज लगनी चाहिए। नॉर्मल सिनेरियो में ये प्रोडक्ट के लिए 1 मीटर कपड़ा लगना चाहिए, एक चेन लगेगी,
और ये चलो मटेरियल में थोड़ा इंडायरेक्ट में इधर उधर हो सकता है। 2 आवर्स ऑफ मतलब लेबर लगेगा और कुछ एक्सपेंसेस इतने लगेंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस इतने लगेंगे, ठीक है, नॉर्मली इतना होता है। बट अगर आप बहुत ज्यादा लगा रहे हो, आपका वो बंदा है जिसको यूज करना नहीं आ रहा है, उसने जो कटिंग करनी है वो गलत कर दी, तो ये जाया हो गया, फिर उसको नए से करना पड़ा, तो उसको जहां 1 मीटर लगता है उसको 3 मीटर लगे, तो आप बोलोगे इस प्रोडक्ट की कॉस्ट आप बोलोगे कि 3 मीटर लग गई, क्या इसकी कॉस्ट आप बोलोगे कि 3 मीटर लग गई? आप नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे। क्यों? वो जो 2 मीटर एक्स्ट्रा लगा, जो फालतू लगा, दैट इज एबनॉर्मल कॉस्ट। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा वो आपका एबनॉर्मल कॉस्ट है। आप जब कॉस्टिंग करते हो मेरे दोस्तों, आप प्रोडक्ट की कॉस्ट या कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको बोला था जिसकी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है, आप नॉर्मल कॉस्ट लेते हो, एबनॉर्मल कॉस्ट नहीं लेते हो। एबनॉर्मल कॉस्ट को डायरेक्टली पीएनएल में दिखाते हो एबनॉर्मल कॉस्ट, क्योंकि आप वो प्रोडक्ट में नहीं डाल सकते। जब हम इन्वेंट्रीज भी पढ़ते थे वहां पर भी मैंने बोला था आपको कि एबनॉर्मल कॉस्ट को आप इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनाओगे, आपको अच्छे से काम नहीं करना है। आप नहीं बोलोगे कि आपकी इन्वेंट्री महंगी है, आपको इन्वेंट्री को उसके स्टैंडर्ड कॉस्ट में दिखाना है, ऊपर से जितना कॉस्ट लगा वो आपको पीएनएल में खर्चा डालना है। तो कॉस्ट आपकी 2 सकती है, नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट, ठीक है। नॉर्मल जो नॉर्मली गिवन स्टैंडर्ड्स में लगता है दैट्स नॉर्मल कॉस्ट, बट उसके एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ भी लगा वो एबनॉर्मल कॉस्ट है। और एबनॉर्मल कॉस्ट कभी भी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट नहीं बनता है, वो डायरेक्टली पीएनएल में डालते हैं, ठीक है। आई होप आपको एबनॉर्मल और नॉर्मल कॉस्ट समझ आया। अब बाय टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉस्ट हम 2 तरीके से बोलते हैं, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट और दूसरा प्रीडिटरमिन्ड कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब अभी तक जो खर्चे हो गए पास्ट में उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। प्रीडिटरमिन्ड कॉस्ट जो आपने कैलकुलेट की है, एस्टिमेट कर दी है, तो आप पढ़ते हो स्टैंडर्ड कॉस्ट। व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट? स्टैंडर्ड इज जस्ट प्रीडिटरमिन्ड कॉस्ट। कि आप बोलते हो कि नॉर्मली इस शर्ट में, मतलब अगर आप शर्ट बनाने वाले हो तो आप उनको बोलते हो, प्रोडक्शन मैनेजर को बोलते हो कि भाई इस शर्ट में ना, सपोज ये जैकेट है, इस जैकेट में 1 मीटर कपड़ा लगेगा, 2 आवर्स लेबर लगेगा और इतने इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगेंगे या ये चीज लगेगा, इतने वेरिएबल एक्सपेंस, तो इतने में बनना चाहिए। दिस इज प्रीडिटरमिन्ड कॉस्ट सबसे बोलते हैं। बट इसमें कितना लगा है दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, वो तो हुआ है ना, वो दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। एक बार रिवाइज करते हैं और आगे जो फर्दर क्लासिफिकेशंस है, ये तो मैंने 1 2 3 4 उसके बाद 5 6 7 और 8 क्लासिफिकेशन अभी हमें और करने हैं, तो मैं इनको रिवाइज करता हूं, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूं, ठीक है। नेचर और एलिमेंट के हिसाब से देखा जाए तो आपकी कॉस्ट हो सकती है या तो मटेरियल या तो लेबर या एक्सपेंसेस, और फंक्शन के हिसाब से कॉस्ट हो सकते हैं या तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट कॉस्ट हो सकते हैं या आपकी कमर्शियल कॉस्ट हो सकती है। और डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से आपकी कॉस्ट या तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं या तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। और चेंज इन एक्टिविटी ऑफ वॉल्यूम, उसके हिसाब से देखा जाए तो कॉस्ट या तो फिक्स्ड हो सकती है या तो वेरिएबल हो सकती है या तो सेमी वेरिएबल हो सकती है। और रही बात रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड, तो अकाउंटिंग पीरियड में आपके जो कॉस्ट हो सकते हैं, कुछ कॉस्ट आपकी कैपिटल कॉस्ट हो जाएंगे जिनका फायदा 1 साल से ज्यादा हो सकता है, और कुछ जो विद इन 1 ईयर यूटिलाइज हो जाते हैं वो आपकी रेवेन्यू कॉस्ट में आ जाती है। उसके बाद फिर कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो कुछ कॉस्ट है जो एक प्रोडक्शन मैनेजर, एक सुपरवाइजर कंट्रोल कर सकता है, उसके दायरे में है, दे आर कंट्रोलेबल। कुछ खर्चे जो वो कंट्रोल नहीं कर सकता वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। नॉर्मलिटी के हिसाब से देखा जाए तो कुछ कॉस्ट नॉर्मल हो सकती है और कुछ कॉस्ट एबनॉर्मल होते हैं। जो नॉर्मल पीरियड में लगना चाहिए, नॉर्मली लगना चाहिए, नॉर्मल सिनेरियो में लगना चाहिए वो नॉर्मल, बट उससे उल्टा अगर आपको ज्यादा लगा दैट इज एबनॉर्मल कॉस्ट। और एबनॉर्मल कॉस्ट को हम डायरेक्टली पीएनएल में लेते हैं, उसको हम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में ऐड नहीं करते। अगर वही मैंने बोला, अगर इसमें मुझे 1 मीटर लगना चाहिए, नालायक लेबर की वजह से मुझे 3 मीटर लगे, कटिंग गलत हो गई, तो मैं इसको कॉस्ट नहीं बोलूंगा 3 मीटर का प्राइस लगा के, 1 मीटर और दो एक्स्ट्रा लगे, वो डायरेक्टली पीएनएल में जाएगा, एबनॉर्मल लॉस। और टाइम के हिसाब से कुछ कॉस्ट जो ऑलरेडी इनकर हुई होती है उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। और मतलब कंटेक्स्ट में देखा जाएगा जो कॉस्ट कंपनी ने ऑलरेडी इनकर की होती है, हालांकि ये दिस इज पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग आल्सो, तो जो ऑलरेडी हो गए हैं खर्चे हिस्टोरिकल कॉस्ट, और फ्यूचर में कितना लगेगा उसको प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं और थोड़ा बोर्ड में और चीजें लिख लेता हूं, फिर मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूं। मैं वीडियो को जस्ट पॉज कर लेता हूं यहाँ पे, ताकि आपका वो टाइम बच जाएगा जब तक मैं बोर्ड को रब करूंगा और बाकी टर्म्स लिखूंगा। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो मैंने बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट लिख दी है, अब इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हमने 8 कर दिया, अब 9वां आएगा हमारा अकॉर्डिंग टू प्लानिंग।
तो आप आज प्लान करोगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो जो आप प्लानिंग करोगे कॉस्ट की, वो दो तरह के हो सकते हैं, एक है बजटेड कॉस्ट और दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्ट। दोनों ऑलमोस्ट सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। बजटेड कॉस्ट क्या होता है, आप बोलते हो नॉर्मली हम बजट्स बनाते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक टॉपिक रहा, दूसरा टॉपिक जो आपका है वो है कॉस्ट मैनेजमेंट में बजट्स, हाउ डू वी मैनेज द कॉस्ट एज पर। उसमें भी हमने सिर्फ एक चीज पढ़ना है, वो है बजट। तो वहां पे आप पढ़ोगे कि बजट हम बनाते हैं कि अगले साल के लिए हम इतना करेंगे, ये करेंगे। अभी रिसेंटली आज फरवरी चल रहा, तो अभी गवर्नमेंट का बजट आया फॉर 21-22 के 21-22 में हम कहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें रेवेन्यू आएगा और कहां पे हम एक्सपेक्टेड खर्चा कर रहे हैं। या एजुकेशन में इतना करेंगे, एग्रीकल्चर पे इतना करेंगे, डिफेंस पे इतना करेंगे। तो देख जाता है बजटेड कॉस्ट। इसी तरीके से कंपनी भी करती है कि हमारा प्रोडक्शन पे इतना खर्चा लगेगा, उस पे इतना खर्चा लगेगा, हमारा एडवर्टीजमेंट का बजट इतना रहेगा, सेल्स प्रमोशन का इतना बजट रहेगा, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना बजट लगेगा। तो वो जो हमने पहले ही प्री डिसाइड कर दिया कि इन चीजों पे हमें इतना खर्चा हो जाएगा इस साल में, वो बोलते हैं बजटेड कॉस्ट। क्या समझ आया मेरी बात? हाँ सर, हमने डिसाइड कर दिया कि अगले साल में हम इस पे इतना खर्चा करने वाले, इस पे इतना खर्चा करने, उस पे इतना खर्चा, दैट इज बजटेड कॉस्ट। एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट? किसी भी चीज को बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, हर जगह नहीं है जरूरी कि ये किया होगा, और अगर कंपनी करती है वो फिक्स करती है स्टैंडर्ड्स कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, इस जैकेट के लिए मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाता हूं। नॉर्मली ये कंपनी के जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, वो ये चीज बनाते हैं। और उससे क्या होता है, एक तो प्राइस फिक्सेशन में वो हमें मदद करता है कि हाँ इतना नॉर्मल इसमें कॉस्ट लगना चाहिए, तो उस हिसाब से आप प्राइस भी फिक्स कर सकते हो जहां पे आपको गुंजाइश है, मार्केट को मद्देनजर रखते हुए कि किस तरह की मार्केट है। और दूसरा चीज आपकी कॉस्ट कंट्रोल करने में मदद देते हैं। जब मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ाऊंगा, वहां पे आपको थोड़ा चीज बता दूंगा, आपको उतनी चीज कि आपको ना वो एग्जाम भी सेटिस्फाई हो जाएगा और मजा भी आ जाएगा। वो बेहतरीन कंसेप्ट मैं आपको वहां पे बताता हूँ। और यहाँ पे मैं बताऊंगा स्टैंडर्ड कॉस्ट वहां पे फिक्स करते हैं। जैसे हमने बोला प्रोडक्शन मैनेजर को, भाई कॉस्ट अकाउंटेंट ने, भाई ये एक जैकेट बनाने में ना तुम्हें 1 मीटर का कपड़ा लगेगा जिसका प्राइस होगा 300, तुम्हें 2 आवर्स का लेबर लगेगा, तो सपोज वो आपका 100 रुपये आ जाएगा। और आपके बाकी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है, जो लगेगा, जो बाकी एक्सपेंस लगेंगे, वो सपोज 150 लगेगा। तो आपको ये जैकेट 300, 400, 500, 550 में मुझे बना के देनी है, तो इसकी आपको कॉस्ट इतनी लगेगी। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर हम देखते हैं कि अच्छा इतने, अब तुमने इतना एक प्रोडक्ट का बनाया था, इसलिए सपोज तुमने बोला था गिवन लेवल था 20,000 प्रोडक्ट्स, तो फिर आप देखते हो कि 20,000 प्रोडक्ट में एक्चुअल में कितने, स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना लगना चाहिए था खर्चा। फिर आप देखते हो कि अच्छा एक्चुअल में कितना लगा है, क्योंकि एक्चुअल में उसने रॉ मटेरियल कितना यूज किया, एक्चुअल में लेबर को कितना दिया, एक्चुअल में वेरिएबल एक्सपेंस कितने लगे। फिर इनको टोटल करते हो, फिर आप डिफरेंस निकलेगा, स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल में डिफरेंस निकला, उसको फिर हम बोलते हैं वेरिएंस। क्या बोलते हैं ये मैं आगे भी आपको बताऊंगा, उसको फिर वेरिएंस बोलते हैं। जो डिफरेंस आया वो फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल हो सकता है। फेवरेबल मतलब हमने बोला था यार 20,000 यूनिट्स बनाने हैं, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इनकी ये है, तो 20,000 इंटू स्टैंडर्ड, तो इनका स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका इतना आ जाएगा। सपोज वो आपका 10 लाख आएगा, ठीक है, तो आपको तो 10 लाख रुपया लगनी चाहिए थी, फिर आप देख रहे हैं आपने कितना लगाया, 11 लाख रुपया। तो ये वेरिएंस जो है अनफेवरेबल वेरिएंस है, अनफेवरेबल वेरिएंस है ना, डिफरेंस जो आ गया अनफेवरेबल है। फिर आप उसको पकड़ोगे भाई ज्यादा क्यों लगा, तो फिर आप अगर लगा कि वाकई उनकी कहीं पे गलती है, तो आप उसकी सैलरी काट सकते हो। या बोनस लिंक्ड होता है तो वो बोनस नहीं मिलेगा, और अगर कम हुआ है तो फेवरेबल है, तो फिर उसको आप इंसेंटिव दे सकते हो। बट उसमें आप अगेन देखोगे कॉस्ट लीडरशिप, मैंने बोला था आपको क्वालिटी भी करना है। ऐसा नहीं उसने सस्ता सस्ता मटेरियल लगाया, आपको क्वालिटी भी देखना है उस चीज का लगाया। जैसे बिस्किट्स होती है, बिस्किट में मतलब पैटर्न होता है कि हमारा एक ब्रांड है। अगर मैं बोलूंगा सपोज गुड डे या कोई भी हाइड एंड सीक, इनका एक ब्रांड है, ठीक है, तो इनके एक क्वांटिटी है कि ये इतना आटा इतना रहना चाहिए, अगर मैदा उसमें लगता है वो इतना होना चाहिए, शुगर इतना होना चाहिए। अगर उसने आटा सपोज ज्यादा सस्ता आता है और मैदा ज्यादा आता है, सपोज वट एवर इज दैट इज, तो उसने सस्ता वाला प्रोडक्ट कम लगाया, महंगा वाला ज्यादा लगा दिया, तो वो बोलेगा कॉस्ट कम आ गई, मुझे बोनस दो। तो हम देखेंगे वो वाकई उतना लगाया नहीं लगाया, तो वो फिर हम एनालिसिस कर लेते हैं। वो मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट में ऑलरेडी बता दूं। तो यहाँ पे मुझे बोला था बजटेड कॉस्ट होता है कि आने वाले टाइम में हमें कितना बजट रखा है इसके लिए एलोकेट, हमें कितना खर्चा करना है इस चीज प्रोडक्ट में, वो उस प्रोडक्ट के लिए बजट, उस पूरे डिपार्टमेंट के लिए नॉर्मल होती है, वो बजटेड कॉस्ट होती है। स्टैंडर्ड और बजट भी हम कैसे बनाते हैं, हम स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाते हैं। जैसे हमने बोला कि वी आर एक्सपेक्टिंग वी विल बी प्रोड्यूसिंग 20,000 यूनिट्स है ना, ठीक है, तो हमने बोला कि 20,000 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। हमारे नेक्स्ट ईयर का टारगेट है कि हम 20,000 जैकेट्स बना देंगे, और एक जैकेट का नॉर्मली मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट है 550, तो हम बोलेंगे हमारा बजटेड कॉस्ट फॉर दिस प्रोडक्शन इज 20,000 इंटू 550, और स्टैंडर्ड कॉस्ट विद इन एट
एक प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो इसका 550 होगा। तो दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। और पूरे पीरियड के लिए जब हमने पहले ही डिसाइड किया कि इतने बनाने तो उनके लिए बजट कितना होगा, ठीक है। और फिर हमने सपोज 18,000 बना दिया, तो फिर हम 18,000 के लिए बोलेंगे स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, दैट इज 18,000 इंटू 550। तो वो होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट। दोनों थोड़ा सा सेम है बट डिफरेंस है इनमें। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम बोलते हैं कॉस्ट की जहां तक बात है, एज फार एज एसोसिएशन, एज फार एज द लिंकेज विद द प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड, तो अब कॉस्ट दो तरह की हो सकती है। एक प्रोडक्ट कॉस्ट हो सकती है, एक पीरियड कॉस्ट। जो कॉस्ट आप प्रोडक्ट में एलोकेट कर सकते हो वो याद करो, जो पहले सेकंड वाले लेक्चर में हमने बताया, द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट, दैट इज द मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, दे आर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। तो वो फैक्ट्री ओवरहेड तक जितने भी खर्चे होते थे वो प्रोडक्ट कॉस्ट होते हैं। और जो पीरियड के हिसाब से खर्चे होते हैं, जैसे आपकी ऑफिस की रेंट, ऑफिस का सैलरी, वो पीरियड के हिसाब से होते हैं, वो पीरियड की कॉस्ट होती है। उनको प्रोडक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, उनको आप डायरेक्टली पीएनएल में लेते हो, वो होते हैं पीरियड के कॉस्ट। जो पीरियड के साथ लिंक होती है वो पीरियड कॉस्ट, जो प्रोडक्ट के साथ लिंक होती है वो प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। अब जो कॉस्ट आ रही है, मैंने यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 कॉस्ट लिखी है, और ये मुझे इंपॉर्टेंट लगे। हालांकि इसमें आप कुछ भी डाल दो तो वो कहीं ना कहीं कॉस्ट बन जाएगी। मैं इन 7 केसेस को डिस्कस करूंगा और इसमें मुझे लगता है आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इन सब को हम एक बार अच्छे से समझ लेंगे। जैसे संक कॉस्ट पे लास्ट में पा के पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हम सब कॉस्ट को डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। सबसे पहली कॉस्ट आती है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ये सारी चीज क्या है, डिसीजन मेकिंग के लिए है। जब आप डिसीजंस लेते हो, अब डिसीजंस किस तरह के होते हैं कि जैसे मैं बताता हूं आपको, एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको थोड़ा समझ आएगा। मेरे पास एक ऑफर आया, ठीक है। मेरे पास एक ऑफर आया कि हमें 1 लाख बैग चाहिए। किसी कंपनी ने हमें बोला कि उनको एक कस्टमाइज्ड बैग बनाने हैं अपनी कंपनी के लिए, तो 1 लाख बैग चाहिए। नॉर्मली मैं बैग्स बनाता हूं, मेरी रेडीमेड फैक्ट्री है, रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री, मैं सब कुछ चीज बनाता हूं जो नॉर्मल मेरा रहता है, बट उनके लिए कस्टमाइज्ड बैग चाहिए। अब मैं इन बैग्स को बनाऊंगा नहीं, तो आई हैव टू टेक अ कॉल ना, क्योंकि सपोज वो मुझे ऑफर दे रहे हैं, या मैं उनको कितना प्राइस दूंगा, तो मुझे डिसीजन लेना है ना मेरे दोस्तों। मुझे डिसीजन लेना है कि मैं इनको बनाऊं कि नहीं बनाऊं और कितना प्राइस आएगा उसमें, तो उसके बारे में कॉल लूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट रिलेवेंट हो जाएगा। यहाँ पे इनको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट कॉस्ट एंड इररिलेवेंट कॉस्ट। यहाँ पे रेलेवेंट कॉस्ट मेरी रहेगी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जो मेरी डायरेक्टली जाएगा, खर्चा जाएगा इन बैग्स को बनाने में, जो खर्चा मुझे जाएगा वो मैं बोलूंगा ठीक है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है। तो मतलब इसमें रॉ मटेरियल लगेगा, इसमें मुझे डायरेक्टली लेबर लगेगा, तो ये मैं डिसीजन मेकिंग के लिए करूंगा कि वेदर आई विल टेक अ कॉल टू एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट, वो लगेगा। या कभी रिसेशन होता है तो प्राइसेस बहुत गिरते हैं, तो आप किस हद तक जाओगे अपने प्राइसेस कम करने में। एटलीस्ट जो खर्चे आपके उस वक्त उस प्रोडक्ट के लिए जा रहे हैं वो तो आप कंसिडर करोगे ना, करोगे कि नहीं करोगे। या जैसे आपकी डेप्रिसिएशन मिस्त्री, आप बोलो चलो बाहर में जाए डेप्रिसिएशन, अभी तो खाने पे आ गए, मतलब खाना 2 टाइम का नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट अगर मुझे कोई ऑफर मिल रहा है बनाने का, मैं वही कॉस्ट करूंगा कंसिडर फॉर द डिसीजन मेकिंग जो मुझे खुद से मतलब अभी हो जाएंगे। अगर नॉर्मल केस में हम इन सब चीजों को उनको भी लेते हैं, डेप्रिसिएशन और उन सबको भी लेते हैं कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में, बट अभी जैसे हालत खराब है, ऐसी चीज है, मैं इस ऑफर में देखूंगा मुझे कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, तो मैं वही कॉस्ट कंसिडर करूंगा जो मेरे खुद से एक्सपेंस अभी हो जाएंगे, उनको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। समझ आई बात। हाँ, जो आपको इस प्रोडक्ट में बनाने में खर्चे हो जाएंगे वो आपके आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होते हैं। उसके बाद में लेता हूं दूसरी चीज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, अगेन ये हमने आगे तो पढ़ लिया, तो ठीक आधे तक। तो जो आपकी प्राइम कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट में आता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, प्लस डायरेक्ट लेबर और जो आपके वेरिएबल ओवरहेड्स बाकी चीजें होती है, वो सब मिला के आपका क्या बनता है, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो अभी हम एक कॉस्टिंग का टेक्निक पढ़ेंगे, मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक। उसमें बोलते हैं जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं उनको अलग रखते हैं, जो मतलब प्राइम कॉस्ट में तो सारे वो वेरिएबल ही होते हैं, प्लस जो आपके ओवरहेड्स में जो आपका वेरिएबल होगा, ओवरहेड्स में जो फिक्स्ड होगा उसको छोड़ देते हैं, वेरिएबल जो होता है वो मार्जिनल होता है। बिकॉज ये चेंज होता है, इकोनॉमिक्स में ये टर्म होते हैं मार्जिनल यूटिलिटी नाम से, मतलब ये वॉल्यूम के साथ चेंज होते हैं, वॉल्यूम बढ़ेगा ये बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा ये घटेगा, इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। समझ आई बात। मार्जिनल कॉस्ट इज जस्ट लाइक द वेरिएबल कॉस्ट। तो कैसा होता है, प्राइम कॉस्ट प्लस द वेरिएबल ओवरहेड। उसके बाद डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट, तो डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है
कि अगर आप वॉल्यूम चेंज करोगे, जैसे अभी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1 लाख की है, 1 लाख यूनिट्स बनाने की, आप बोलोगे हम बढ़ा के इसको 1.5 लाख करेंगे, तो हमें कितना एडिशनल कॉस्ट लगेगा, हमें कितना एडिशनल कॉस्ट लगेगा। हो सकता है आप बोलोगे यार कुछ फिक्स एक्सपेंस तो वो तो रेंट तो उतना ही देना पड़ेगा, तो जो आपको 1 लाख की कैपेसिटी पे कॉस्ट लगेगा वैसे भाई 1,20,000 की कैपेसिटी पे कॉस्ट लगेगा, तो 20,000 यूनिट के लिए जो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी दैट इज द डिफरेंशियल कॉस्ट। या आप 1 लाख यूनिट्स बना रहे हो, आप बोल रहे हो आप कैपेसिटी को कम करोगे, कुछ स्टाफ को निकालोगे, कोविड हो गया, हालत खराब है, कुछ स्टाफ मतलब ऐसी चीज हो गया कि आपको अब रिड्यूस्ड वैल्यू पे वॉल्यूम पे काम करना है, डिमांड नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम करोगे या आप स्टाफ को निकालोगे या चीज करोगे, तो आप बोलोगे कि अगर हम 1 लाख बना रहे तो उसमें कितनी कॉस्ट लगती थी और 80,000 पे कितनी बनेंगे, तो ये होता है डिफरेंशियल कॉस्ट। और अब अगर डिफरेंशियल कॉस्ट बढ़ जाती है, जैसे आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो कॉस्ट बढ़ गए, तो वो होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, और अगर आपने वॉल्यूम कम कर दिया और कॉस्ट गिर गए तो होता है डिक्रीमेंटल कॉस्ट। नॉट ओनली दिस की वॉल्यूम बढ़ा दिया, आपने टेक्नोलॉजी लाई, अभी आप क्या था वहां पे मैनुअली होता था, वो जो कटिंग और स्टिचिंग डिपार्टमेंट ये सारा मैनुअली होता था, मजदूर बाज़ाब्ता वहां से उठा के उधर करते थे। आपने बोला नहीं, हमने कहा वो ट्रेज लगाते जिससे वो चलेगा मशीन पे, तो वहां से जो निकलेगा उस पर चलेगा, तो स्टिचिंग वाले के पास जाएगा, वहां से आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में जब जूस वूस बनाते हैं आप देख लेना, तो वो सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, उसका बोटलिंग उसका लेबलिंग सब ऑटोमेटिक होता है, पहले मैनुअली होता था। आपने बोला उसको हटा के अब अगर ये चीज करेंगे तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे वॉल्यूम इज द सेम, टेक्नोलॉजी चेंज करती है, तो उससे जो कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाएंगे दैट इज द डिफरेंशियल कॉस्ट। वो इंक्रीमेंटल भी हो सकती है अगर वो बढ़ रही है, अगर वो घट रही है वो तो दैट इज डिक्रीमेंटल। और ये भी आप डिसीजन मेकिंग के लिए लेते हो वेदर वी शुड गो फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी और नॉट, वेदर वी शुड गो फॉर द इंक्रीज कैपेसिटी और नॉट। ठीक है, अगर आपको लगता है मार्केट है अभी बढ़ सकते हैं, तो आप फिर देखते हो कि हमारी कॉस्ट कहीं ज्यादा तो नहीं बढ़ रही है। अब बोलोगे सर अगर है तो वेरिएबली तो बढ़ेगा, फिक्स्ड तो उतना ही रहेगा ना सर, तो बढ़ा देते ना। अगर आप बोलोगे कि सर मार्केट की डिमांड 1,20 है ना, हमारे पास 1 लाख की कैपेसिटी है, तो 1 लाख बनाएंगे तो 1,20 बनाएंगे क्योंकि वेरिएबल तो बढ़ेगा। मैं बोलूँगा नहीं बेटा, आपकी फैक्ट्री की कैपेसिटी उतनी नहीं है, आपको फिर अगर है आपको एक और फैक्ट्री रेंट पे लेनी पड़ेगी, और रेंट आपका इतना ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि डिक्रीमेंटल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू जो आपको एडिशनल 20,000 बेच के फायदा हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट? क्योंकि एक लेवल तक तो ठीक है, बट अगर आप इसके लेवल कैपेसिटी बढ़ाओगे तो हो सकता है आपको दूसरी स्पेस रेंट पे लेने पड़ेंगे, और फिर आपका प्रोडक्शन जितना हो जाएगा उतनी डिमांड नहीं होगी। तो ये डिफरेंशियल कॉस्ट आपको वहां पे हेल्प कर लेती है। आई होप आपको डिफरेंशियल कॉस्ट भी समझ आया, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी समझ आया, मार्जिनल कॉस्ट भी है। चौथी टाइप ऑफ कॉस्ट होती है संक कॉस्ट। संक हम बोलते हैं ना कभी संक डूब जाना, तो संक कॉस्ट मतलब क्या होता है, जो हुआ होता है कॉस्ट, बोलते ना वो किए पे क्या पछतावा, जो हो गया सो हो गया था, है ना। तो दैट इज नोन एज द संक कॉस्ट। जो कॉस्ट हुआ है पास्ट में दैट इज नोन एज संक कॉस्ट। ये डिसीजन मेकिंग के लिए इररिलेवेंट होती है। ये डिसीजन मेकिंग के लिए जब आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है तो वहां पे आप बोलोगे कि मैंने तो वो करते हैं, वो तो हो गया है ना, अब नए से देखो। अगर इसके लिए आपको नए से कॉस्ट इनकर करनी होती है तो वो आपकी रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी, और अगर वो हो चुकी है पास्ट में उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। संक कॉस्ट जो होती है वो डिसीजन मेकिंग के लिए इररिलेवेंट होती है, क्योंकि ये कॉस्ट भी क्या होते हैं, इररिवोकेबल है, तो आप इसको वापस नहीं कर सकते। ये तो हुआ है, आपने सपोज मशीनरी लगाई है, वो मशीनरी लग गई है, वो मशीनरी लग गई है, अब आपको सपोज नई मशीनरी लानी है, तो उस मशीनरी का जो कॉस्ट था लेस द सेल्फ जो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है, सपोज उस मशीनरी की कॉस्ट अभी 4.5 लाख रुपया है। ठीक है दोस्तों, 4.5 लाख रुपए, और अगर आप उसको भेजोगे आपके पास 1.5 लाख रुपया आ जाएगा। तो वो जो 3 लाख का डिफरेंस है दैट इज अ संक कॉस्ट ना, उसको क्या करोगे आप, बोलोगे नहीं 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 मैं बेचूंगा ही नहीं, उसको मैं रहने दूंगा क्योंकि मेरे तो डेप्रिसिएशन लूंगा। पर करोगे क्या, अगर आपको नई मशीनरी लानी है बढ़ाने के लिए, तो आप नई मशीनरी लाओगे या नहीं लाओगे, वो जो कॉस्ट है 3.5 लाख माइनस जो उसमें 50,000 आएंगे, तो वो जो 3 लाख का कॉस्ट है दैट इज संक कॉस्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी इंकर हो गया, आप उसको वापस नहीं ला सकते, तो बेच के आपको 50,000 ही मिलेगा। तो आगे आपको कोई डिसीजन लेना, आप ले लो, उस कॉस्ट को 3 लाख को आप इग्नोर करो। क्यों? बिकॉज उसके आपके पास कोई वैल्यू और है ही नहीं। ठीक है, तो वो डिसीजन मेकिंग के लिए इररिलेवेंट होती है। आई होप आपको संक कॉस्ट समझ आया। ठीक है, हाँ, अब आई इंपुटेड कॉस्ट या नोशनल कॉस्ट। नोशनल क्या होता है, मतलब जो रियलिटी में होता नहीं है बट आप इसको कैलकुलेट करते हो, इनको इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। कॉस्ट में फर्दर बाइफरकेशन होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो लिटरली आपको खर्चा होता है, मतलब ये एक और तरीका है बोलने का, आप उसको मैनेजरियल में डाल सकते हो, मैंने अपनी नोट्स में नहीं डाला है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट।
जो आपका खर्च होता है एक्सप्लाइड और इम्प्लाइड हम बोलते हैं ना, जो आपका लिटरली खर्च हो रहा है वो एक्सप्लिसिट, जो आप मान लेते हो कि हाँ ये भी तो खर्चा है, दैट इज इम्प्लिसिट। तो नोशनल और इम्प्यूटेड कॉस्ट उसी में आते हैं, और ये भी डिसीजन मेकिंग में कभी कभी रिलेवेंट होते हैं, ठीक है। इम्प्यूटेड और नोशनल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो वाकई आपका कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है प्रैक्टिकली, बट यू कंसिडर देम एज द नोशनल कॉस्ट। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैं डिसाइड करता हूं, मैं 2-3 एग्जांपल्स देता हूं। चलो अभी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग बात करें, मेरे पास जो फैक्ट्री है ना वो मेरी अपनी जमीन है, अपनी बिल्डिंग है। तो आपको नहीं लगता कि अगर मैं खुद नहीं चलाता फैक्ट्री, उस पे अगर मैं उस पे खुद फैक्ट्री नहीं चलाता और मैं किसी को किराए पे देता और मुझे तो 1 लाख मिलता ना। अब जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग करूंगा तो इस फैक्ट्री लगाने से, इतनी सिरखपाई करने से मुझे तो एटलीस्ट वो 1 लाख भी कंसिडर करना है ना, कि अगर मैं इस 1 लाख को, मैं अगर इस 1 लाख को मतलब इस फैक्ट्री को खुद ना चला के रेंट पे देता, 1 लाख तो मुझे मिलता था। तो वो जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग करूंगा मैं बोलूंगा कि माई प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है उसमें मैं अब मैंने याद है ना आपको बोला था विच आज इनकर्ड, और मैंने कॉस्ट की डेफिनेशन बोला विच इज द कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट वेदर एक्सपेंडेड और नोशनल। या आपको कर दिया या आप नोशनली मार रहे हो, खर्चा नहीं हुआ बट आप उसको कंसिडर करोगे, तो क्या आप उस बिल्डिंग में आप वो नहीं बोलोगे कि 1 लाख रुपया तो मुझे रेंट मिलता। तो आप जब कॉस्ट करोगे आप उसमें 1 लाख रुपए का कॉस्ट डालोगे टू अराइव एट द कि आपको कितने में चीज पड़ रही है, टू अराइव एट द सेलिंग प्राइस एंड टू डिसाइड वेदर यू नीड टू गो फॉर दिस बिजनेस और नॉट। यस सर, आपने बिल्डिंग बना रहे हो आप बिजनेस के लिए और अपना पैसा लगा रहे हो, उस पैसे को आप बिजनेस में ना लगा के आप एफडी कर लेते, कहीं पे इन्वेस्ट कर लेते, वहां पे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे दोस्तों, तो क्या आप उसको डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं करोगे? द आंसर इज यस। आप मुझे बता दो मेरे दोस्तों, आपके पास 50 लाख रुपया है और आप इस 50 लाख रुपए से बोल रहे हो मैं मार्केट में बिजनेस करूंगा, और 50 लाख से कितना कमा रहे हो आप? अब मुझे बोल रहे हो कि सर मैंने 50 लाख का माल लगाया था, मैंने 5 लाख रुपया कमाया। आप बोलोगे मैंने 5 लाख रुपया कमाया साल में, और इसको 50 लाख को मैं बढ़ाता हूं और आप मैं इसको 5 करोड़ करता हूं। आप बोलोगे मैंने 50 लाख रुपया कमाए, आपके पास 5 करोड़ रुपया है, आपने बोला मैं बिजनेस करूंगा, और 1 साल बिजनेस करते हैं, फिर मेरे पास आते हो बोलते मैंने 50 लाख रुपया कमाया। मैं क्या बोलूंगा आपको? बड़ा काम कर दिया आपने, 5 करोड़ पे आपने 10% से 50 लाख रुपया कमा लिया। भाई आप एफडी कर लेते, इतने अच्छे अमाउंट की एफडी कर लेते हो, आपको तो 40-45 लाख तो ऐसे ही मिलते, आपको तो कुछ करना ही नहीं था। आप एफडी मिलते 8-9% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता, या आप यूलिप में लगाते, बाकी जगहों पे इन्वेस्ट कर लेते विदाउट रिस्क फ्री, मतलब बीइंग कंप्लीटली रिस्क फ्री, आपको तो 40-50 लाख तो ऐसे ही मिलते। आपने कौन सा बड़ा तीर मारे जो आपने 5 करोड़ पे बोल रहे मैंने 50 लाख रुपया कमाए, मैंने तो बिजनेस कर दिया। तो 5 करोड़ की कैपिटल लगा के अगर आप 50 लाख रुपया लगा रहे हो, तो क्या वो आपकी सही सोच है? बिल्कुल गलत सोच है। बट ये डिसीजन मेकिंग आप कब करोगे? जब आप इसमें अपना जो नोशनल कॉस्ट इंक्लूड करोगे। आप बोलोगे कि यार मैं तो इसको इधर नहीं लगा के एफडी ही कर लेता, 40-50 लाख तो मुझे वहां पे भी मिलते हैं, और फिर आप बोल रहे हो यार मैं तो पूरा 5 करोड़ का पैसा लगा के और इतना सारा मेहनत करके 5 लाख कमा रहा हूं लिटरली। तो ये चीजें कब करोगे आप? जब आप वाकई इनको इतना एनालिसिस कर लोगे, तो उन कॉस्ट को जो वाकई आपका आउटफ्लो, तो कैश आउटफ्लो नहीं होता है, बट यू कंसिडर देम इन द डिसीजन मेकिंग वेदर यू नीड टू गो फॉर द प्रोडक्शन और नॉट, यू विल बी कंसिडर देम इन द डिसीजन मेकिंग, दैट नोन एज नोशनल कॉस्ट। एक्चुअल में कॉस्ट नहीं होता है, बट अगर नहीं कर लेते तो ये कॉस्ट तो आपको इतना पैसा तो मिल जाता ना, तो आप उसको भी डाल देते हो। और नोशनल कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है, और थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जैसे मैंने आपको नोशनल कॉस्ट बता दिया कि एक्चुअल आउटफ्लो नहीं होता है, बट अगर आप ये चीज नहीं कर लेते तो इतना पैसा तो आपको आ जाता ना, तो आप डिसीजन मेकिंग में इन कॉस्ट को भी लोगे कि वाकई वहां से फायदा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये चीज मैं यूज करता हूं बहुत अपनी लाइफ में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और आप सब भी करते होंगे नॉर्मली। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है द कॉस्ट ऑफ द बेनिफिट विच इज which is lost by choosing an alternative course of action। नहीं आया समझ में? इंग्लिश समझ नहीं आया क्या मैंने बोला? दूसरे तरीके से समझाता हूं। सपोज मैं अभी जॉब कर रहा हूं, मेरा एक पैकेज है, ठीक है, मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूं मेरा एक पैकेज है, वो कंपनी मुझे इतने लाख रुपया देती है साल का। अब मैं बोलूंगा
मुझे कोई बोल रहा है कि आजा तू मेरे कोचिंग सेंटर में पढ़ा ले, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, तो मेरा उस कोचिंग सेंटर में पढ़ाना, तो मैं डिसीजन लूंगा। तो क्या मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, क्या मुझे कुछ खर्चा हो रहा है? मैं अभी जॉब छोड़ के उस कोचिंग सेंटर में पढ़ा दूंगा, सपोज मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं जस्ट एग्जांपल देता हूं, ठीक है। तो मैं उधर पढ़ा रहा हूं, तो ये जो यहां पे मैं बेनिफिट छोड़ रहा हूं, जो मुझे इतने लाख का पैकेज है यहां पे, मैं इसको छोड़ रहा हूं, क्या ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है? ये सर, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और इसको आप डिसीजन मेकिंग के रेलेवेंट हो गए। जब वो मुझे पैसे इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा देगा तभी मैं स्विच करूंगा, अदरवाइज मैं स्विच नहीं करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं इतना कमा रहा हूं यहां पे, मैं अगर कोई और चीज जाऊंगा तो मैं, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी विच आई हैव लॉस्ट। मुझे तो यहां इतना मिल रहा था ना, तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसको भी डिसीजन मेकिंग लेता हूं। जैसे मैं आपको बताता हूं, इसी बिजनेस की एग्जांपल देता हूं। इस बिजनेस को कुछ एक्सपेंशन करना है और इसका अपना बैंक बैलेंस बचा हुआ है, इसके पास बैंक बैलेंस में पड़ा है 1 करोड़ रुपया, और 1 करोड़ की FD है, इसको हर साल 10 लाख का इंटरेस्ट मिलता है। अब ये दूसरे बिजनेस में जाएगा और वहां पे इसको 1 करोड़ रुपया लगाना है। 1 करोड़ रुपया लगाना, इसके पास 2 ऑप्शन है। ये बोलेगा अगर मैं इस 1 करोड़ लगा के 20 लाख कमाऊंगा ना, तो इट मेक सेंस कि मैं इस 1 करोड़ में जाऊंगा। ये 1 करोड़ का पैसा मैं FD से तोड़ के ये बिजनेस में करूंगा, मुझे 20 लाख रुपए का। अगर वहां से भी 10 लाख रुपया आएगा तो वो जाएगा, वो बोलेगा क्यों मैं इतनी मेहनत करूंगा, 10 लाख तो मुझे ऐसे ही मिल रहा है। तो अगर ये बिल्डिंग बनाना चाह रहा है, वो नए बिजनेस में जा रहा है 1 करोड़ रुपया लगा के, तो वो जो 10 लाख का नुकसान उसको हो रहा है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और वो आप डिसीजन मेकिंग में लोगे। आप देखोगे उस बिजनेस से कितना पैसा आएगा, लेस ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10 लाख रुपया लेस करोगे, फिर देखोगे आपको फायदा आ रहा है नहीं आ रहा है। और अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो आप उस बिजनेस को चूज नहीं करोगे, आप उस डिसीजन को क्रॉस करोगे। अगर मुझे आज कोई बोलेगा कि भाई तू मेरे पास आ जा, हम तुझे इतनी सैलरी देंगे, तो मैं उस डिसीजन को तभी लूंगा जब मैं जितना यहां पे कमा रहा हूं उससे ज्यादा मिलेगा मुझे, और बाकी डिसीजन जो है वो कंसिडर करके। बट यहां पे कितना कमा रहा हूं वो मेरी अपॉर्चुनिटी है। अब ट्यूशन को छोड़ो, अगर मुझे जॉब का ऑफर आ रहा है या आप जॉब को स्विच करते हो, तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मद्देनजर रखते हो ना कि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है। आई होप आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ आया होगा, ठीक है। तो दोनों लिंक है थोड़ा, नोशनल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट यहां पे क्या होता है कि आप कंसिडर करते हो कि मेरी अपनी बिल्डिंग है, इसको मैं रेंट पे देता ही नहीं देता। पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डेफिनेटली वो चीज होता है, मेरी सैलरी थी ऑलरेडी, मैं उसको छोड़ के कुछ बिजनेस कर रहा हूं, अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो ये तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं प्रैक्टिस, अगर मैं सपोज ट्यूशन भी ना करके अपना बोलूंगा मैं अपना ऑफिस खोल के प्रैक्टिस करूंगा, तो वहां से मुझे इतनी इनकम तो आनी चाहिए ना एटलीस्ट, जो मैं इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैं लूज कर रहा हूं, दैट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये कोई बड़ी बात है नहीं। अगर आपको सपोज मशीनरी चेंज करनी है, रिप्लेस करनी है, तो उस चीज को आज की डेट में खरीदने में कितना कॉस्ट लगेगा, दैट इज नोन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और ये भी डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट होती है कि अगर मुझे इस चीज को चेंज करना पड़ेगा, हम बोल रहे हैं हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, तो ये चीज मुझे आज कितने में पड़ेगी, दैट इज रेलेवेंट फॉर माई डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे कॉस्ट थे। हो सकता है इसके बाद भी कुछ इधर उधर कॉस्ट होंगे, बट वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं। ये मेन कॉस्ट थे, हमने हर किसी को कवर कर दिया है। तो आपको कोई भी डाउट होगा इनमें, आप प्लीज मुझे बता देना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारे 2 चीजें हैं, एक हम टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग करेंगे कि किस तरह से आप कॉस्टिंग करते हो, और मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो कल होपफुली मैं आपको टेक्निक्स करा दूंगा और फिर हम मेथड्स करेंगे, या मैं पहले मेथड कराऊंगा फिर टेक्निक कराऊंगा, वो देखूंगा मैं क्या आपके लिए सही रहेगा। आपको कोई भी डाउट होगा प्लीज मुझे बता देना। और देखो ये जो टॉपिक्स है कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग या जो नए डाले हैं टैक्स वाले, इसमें ये इन इटसेल्फ अपने में बड़े सब्जेक्ट्स हैं, और SSB साइलेंट है क्या पूछा जाए, क्या पूछने वाला है। पर हमने यही उम्मीद की है कि जो बेसिक्स ऑफ दिस सब्जेक्ट है वो पूछेंगे। तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ाना भी फिजिबल नहीं है, और बिल्कुल ही बेसिक पढ़ाना और वहाँ तक ही रखना वो भी फिजिबल नहीं है। तो एक बैलेंस बना के मैं ले रहा हूँ। तो 3 लेक्चर आज हमारे हो गए, होपफुली नेक्स्ट 2 या 3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कॉस्ट बजटिंग ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू कंसेप्ट।